हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। उसे अदिश इसलिए कहा जाता था क्योंकि दो सदिशों का जब हम गुणा करते थे कि एक अदिश राशि यानी एक वैल्यू प्राप्त होती थी। लेकिन इसमें क्या है, जब दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल करेंगे, इसलिए सदिश गुणनफल सदिश कहेंगे क्योंकि एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो भौतिकी में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका आपस में गुणा करने के बाद हमें सदिश राशि मिलती है। तो वहां पर उसको हमने डॉट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पर हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब गुणा से ही है। तो वहाँ अदिश को डॉट से और सदिश को क्रॉस से। ठीक है ना। तो इसे वज्र गुणनफल भी कहा जाता है, सदिश गुणनफल भी कहा जाता है क्योंकि गुणनफल के बाद जो चीज मिलती है वो सदिश राशि होती है। बीच में क्रॉस का निशान लगाया जाता है, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे वज्र गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है ना, वज्र दो सदिशों का वज्र गुणनफल। ठीक है ना। तो हेडिंग है, आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम डिफिनीशन पे बात करते हैं। ये होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या दी जाती है। इसकी डिफिनीशन दी जाती है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल, या उसको हम लोग कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के साथ उनके बीच के कोण की जया यानी कि साइन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है ना, क्या है, थीटा है। तो वो परिभाषा इसकी क्या है कि इनका जो सदिश गुणनफल है, इन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच के कोण की जया के गुणनफल के बराबर होता है। तो डिफिनीशन से क्या निकल के आया कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब चूंकि बात होगी n कैप की, अब चूंकि जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो सदिशों का होता है, एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो निकल आया ए बी साइन थीटा, लेकिन अब हमें चाहिए कि उस सदिश राशि की डायरेक्शन भी दिखानी है। तो डायरेक्शन हमेशा हमें यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है, एकांक वेक्टर से दिखाया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया है n कैप। एक एकांक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसे गुणा करने से इसके मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये ओनली फॉर डायरेक्शन के लिए है। तो ये जो है इसकी डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन बताएगा n कैप। जहां पे ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण, थीटा क्या, ए और बी के मध्य का कोण है, और n कैप एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश जो सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसकी दिशा किधर होती है, कैसे ज्ञात करेंगे, वो बातें हम लोग आगे पढ़ते हैं। कि जब दो सदिशों का हम लोग सदिश गुणन करते हैं तो जो सदिश राशि निकल के आती है वो उसकी डायरेक्शन किधर होती है, यानी कि दोनों सदिशों को रखने वाले तल में ही होती है या तल के लंबवत होती है। तो वो आगे हम लोग बात करते हैं। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जो दोनों ही सदिशों के तल के लंबवत होती है। यानी कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जिस तल में होते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इनके दोनों के ही लंबवत होता है। यानी दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है एक सदिश राशि होती है, ये तो मालूम है, जो दोनों ही सदिशों के तल के लंबवत होता है। यानी कि ये जो सदिश एक तल में है, यहाँ पे जो श्याम ब्लैक बोर्ड साइन बोर्ड है वो एक तल में दोनों है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक जो नई राशि आती है, वो इन दोनों के तल के लंबवत होती है, उसकी डायरेक्शन। ठीक है ना। सदिश गुणनफल की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। बात करेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम।
देखिए इसको स्क्रू पेंच नियम, स्क्रू नियम जो रूल है उससे भी इसको हम लोग कहते हैं, जो पेच वाला नियम होता है स्क्रू वो भी होता है। पहले हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जाते हैं, राइट हैंड रूल है ना, जो राइट हैंड थंब रूल है, जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है, ठीक है ना। वो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये रूल अप्लाई किया जाता है कि भाई उसकी डायरेक्शन होगी किधर। दो सदिश को अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो एक सदिश राशि आती है, उस सदिश राशि की डायरेक्शन किधर होगी और वो कैसे हम लोग पता करेंगे। तो उसकी डायरेक्शन तो इन दोनों वेक्टर को रखने वाले तल के लंबवत होती है, या तो उसके ऊपर होगी या तो नीचे होगी। लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए एक नियम है जिसे हम लोग कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है ना। ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि यदि दाहिने हाथ की हथेली, ये हमारा दाहिना हाथ है, इस तरफ फैलाना, दाहिने हाथ के हथेली को पहले सदिश के अनुदिश रखो। जैसे हमने ये प्लेन बनाया है, इस प्लेन में दो वेक्टर को बारी बारी से दिखाया, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, तो हमारा ये प्लेन क्या साइन बोर्ड है, हमारा व्हाइट बोर्ड जो है। तो उसने कहा कि दाहिने हाथ की हथेली को पहले सदिश के ऊपर रख दीजिए, हथेली को फैलाइए, फैला करके पहले सदिश के ऊपर रखिए। यानी कि इस तरह से इसको फैलाना है कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अंगुली भी इससे सटी होनी, ये ऐसे होनी चाहिए। और फैली हुई हथेली को पहले वेक्टर पे रखिए, यानी पहले सदिश के अनुदिश रख देना, ऐसे रख देना है। फिर क्या करना है, अब अंगुलियों को मोड़ना है। अंगुलियों को किधर मोड़ना है, दूसरे सदिश की ओर। अंगुलियों को दूसरे सदिश की ओर छोटे पथ के से घुमाया जाए। ऐसा नहीं है कि हम तो इधर भी घुमा सकते हैं, देखिए छोटा पथ कौन होगा, ये वाला होगा, यानी कि छोटे एंगल से, और ये वाला क्या होगा, ये वाला तो बड़ा वाला एंगल होगा और बड़ा वाला पथ होगा। तो ये नहीं लेना, छोटा एंगल से घुमाना है हमको, ये बड़ा वाला बृहद एंगल को नहीं लेना, बल्कि क्या लेना, छोटे एंगल से घुमाना है दूसरे वेक्टर की ओर, छोटे एंगल से घुमाना है दूसरे वेक्टर की ओर। तो हथेली को पहले वेक्टर की ओर रखते हुए, अंगूठा को लंबवत रखते हुए, छोटे कोण पर यानी छोटे पथ से अंगुलियों को हम दूसरे वेक्टर की ओर घुमाएंगे, दूसरे वेक्टर की ओर घुमाएंगे, ठीक है ना। यानी घुमाया जाए तो दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब जैसे देखिए, जैसे हमने इसको ए से बी की तरफ मोड़ा तो अंगूठा किधर जा रहा है, यानी ये बाहर आने का मतलब अगर तल जो है ऐसा है, यानी कि जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ऐसा होगा, और तल ऐसा है तो ऊपर की ओर होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। अगर हम दाहिने हाथ की हथेली को बी पर रख दें, कहां पे रख दें, बी पे, और बी से ए की ओर मोड़े, छोटे एंगल से बी से ए की ओर मोड़े, तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। अगर हमने कहा कि ए क्रॉस बी देखा जाए तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और बी क्रॉस ए देखा जाए तो डायरेक्शन नीचे आ रही है, ठीक है ना। ये दाहिने हाथ का अंगूठे के नियम से इसकी डायरेक्शन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम लोग अक्षीय वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते, एक्सियल वेक्टर हम लोग जब शुरू में पढ़े थे तो एक्सियल वेक्टर ही ये बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सियल वेक्टर में जैसे कि बल आघूर्ण हो गया, आपका जो है कोणीय संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सारी चीजें क्या अक्षीय वेक्टर होते हैं, इनकी दिशाएं किसी अक्ष के अनुदिश होती हैं, ठीक है ना। तो नियम क्या कहा कि दाहिने हाथ के हथेली को पहले सदिश के अनुदिश रखकर अंगुलियों को दूसरे सदिश को छोटे पथ से घुमाया जाए तो दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है उन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है इसको क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे इसकी डायरेक्शन। एक होता है स्क्रू नियम, पेच वाला नियम, ठीक है ना। अगर हम पेच को ऐसे घुमाते हैं तो खुलता है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बंद होता, अंदर की ओर जाता है। एक होता है क्लॉकवाइज घुमाना, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो यहाँ पर देखिए ये वाली बात है कि
अब जैसे कि इस तल में है, तल अगर ऐसा है, मान लीजिए इसी तल में है, यानी कि हमें ए से यानी इसको ऐसे रख करके बी की तरफ घुमाना। तो ये बाहर की ओर आएगा ना, यानी ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ए ऐसे, तो ये बाहर क्या आ रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर की ओर होगा। और वहीं पे यहाँ पे बी पे रख करके ए बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, यानी कि नीचे की ओर होगा। तो वही है, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ है। तो इसको स्क्रू पेच नियम भी से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। ये नोटिंग पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस, ये नीचे की डायरेक्शन में, ये ऊपर की डायरेक्शन में है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं सदिश गुणनफल के। ठीक है ना। सदिश गुणनफल के हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी तथा बी क्रॉस, ये दिशाएं क्या है, विपरीत होती हैं। ये नोट में लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए की क्या होती, दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि विपरीत है, ये नीचे है और यहाँ पे क्या है, ऊपर है कि नहीं है। यहाँ नीचे है और वहां पे क्या है, ऊपर होते। अतः दोनों के मध्य का कोण क्या होगा, अतः दोनों के मध्य का कोण जो होता है 180 या पाई रेडियन होता है। सही बात है, होगा ही होगा। दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो कितना बनेगा 180 डिग्री, या इसी को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये नोटिंग पॉइंट एक हो गया। ठीक। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि देखिए जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी दोनों के लंबवत है, यानी ए और बी तो एक तल में है, जो यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड दिखाया था या साइन बोर्ड दिखाया था। तो जो सदिश गुणनफल है वो दोनों सदिशों के तल के लंबवत होता है। तो सदिश गुणनफल ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। ठीक है ना। यानी कि अगर दूसरी बात करें तो जिसको ए क्रॉस बी कहते हैं, इसको आप सी भी मान सकते हैं, वेक्टर सी अलग, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं सदिश गुणनफल। गुणनफल यानी कि दोनों सदिशों ए तथा दोनों सदिशों ए तथा बी के तल के लंबवत होता है। ए तथा बी के तल के लंबवत होता है। दोनों के तल के लंबवत होता है, तो इसका मतलब है कि सदिश गुणनफल ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा। अतः सदिश गुणनफल ए तथा बी के लंबवत होता है। अतः सदिश गुणनफल ए तथा बी के तल के लंबवत होता है। बात वही है, लंबवत होता है, क्योंकि ए और बी एक तल में होते हैं और वो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उसके लंबवत होता है। सदिश गुणनफल जो होता है ए तथा बी दोनों के भी लंबवत होता है, ये कह सकते हैं। बात तो दोनों बी के लंबवत होता था सदिश गुणनफल ए तथा बी, इस तरह लिखे दोनों के तल के, यानी कि दोनों के तल के लंबवत होता है, ये कहीं ये ज्यादा अच्छा, नहीं तो बात तो एक ही हो गई थी। अतः सदिश गुणनफल ए तथा बी दोनों के तल के लंबवत होता, अलग अलग तल के लंबवत होता है, इसका मतलब है कि दोनों के लंबवत होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों एक ही तल में होते हैं, तो दोनों के तल के लंबवत होता है। ठीक है ना, या तो लंबवत ऊपर की ओर होगा या तो लंबवत नीचे की ओर होगा। ठीक है ना। अब चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
इसके बाद सॉरी, इस पे कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट वाइज हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल के बाद इसके महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, ये तो इससे रिलेटेड हम कुछ जो है कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे आपके सामने 1 2 3 4 टाइप के और छोटे से न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है एक। ठीक है ना? कि इसके बराबर क्या होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब जो है 0 के बराबर होगा। अब क्यों होगा अभी बता रहे हैं। ठीक, देखिए a क्रॉस b जो होता है एक नई राशि हो गई जिसको आप c मान सकते हो, और ये जो होता है a के और b के दोनों के तल के लंबवत होता है। तो ये इसके लंबवत होता है, तो दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। दो ये भाई ये इसके लंबवत है, ये जो a क्रॉस b होता है वो a के भी लंबवत होता है, b के लंबवत होता है, क्योंकि दोनों एक ही तल में होते हैं, यानी दोनों के लंबवत होता है, अलग अलग भी लंबवत। तो a क्रॉस b एक अलग चीज हो गई, तो ये इसके लंबवत है। और दो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए 0। वही हाल यहाँ पर भी होता है कि a क्रॉस b के लंबवत है, तो दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0। वो हाल ये है, भी है, ये इसके लंबवत है, लंबवत 0, वही हाल यहाँ पर भी है। ठीक, और उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। चलिए इसको लगाते हैं। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा? a क्रॉस b डॉट a हो जाएगा प्लस a क्रॉस b डॉट b हो जाएगा। अब देखो, अभी हमने पढ़ा ऊपर ये चीज 0 है और ये भी चीज क्या है? 0 है। तो कहने का मतलब है कि 0 + 0 यानी क्या है? 0। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि a क्रॉस b जो होता है, a क्रॉस b जो होता है वो a तथा b के लंबवत होता है। यहाँ पर देखा जाए कि जो a क्रॉस b होता है, a क्रॉस b a तथा वेक्टर b के क्या होता है? के लंबवत होता है। ठीक है ना? ये मालूम है। और जाहिर सी बात है कि जो a + b है वो क्या है? a तथा b के ही तल में है, a तथा b के ही तल में है। जैसे दो वेक्टर हैं, एक तरह से a है और एक दूसरा b है। ठीक है ना? तो ये इसी तल में है और इनका जो प्लस होता है वो भी क्या होता है? इसी तल में। तो यानी a और b और a + b एक तल में है ना? मतलब हमने तो यहाँ तो एक कहने का मतलब उसके कॉन्सेप्ट से इसको 0 कर दिया। अब उस तरह से अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो देखिए a b और a + b इनका जो एडिशन होता है वो भी उसी तल में होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है उसी तल में होता। तो ये दोनों आपस में एक तल में है और a क्रॉस b इन a तथा b के लंबवत है, तो इसका मतलब है कि a + b के भी लंबवत होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परंतु a + b तथा a व b एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जब ये दोनों एक तल में है तो ये जो है इन दोनों के लंबवत है, तो इसके भी लंबवत होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसके भी लंबवत होगा। अतः a क्रॉस b जो होगा वो b के क्या होगा? के लंबवत होगा। और जाहिर सी बात है कि दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। अतः दो लंबवत सदिशों का दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है ना?
अदिश गुणनफल यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 कब होता है? जब वो परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होता है। आप इससे भी उसको 0 कर सकते हैं और यहाँ पे भी 0 हो सकता है। तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आइए आप बात करते हैं आगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल, ठीक है। तो सदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जिसको हम अगले चैप्टरों में तीसरे या चौथे चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आइडिया है। तो सदिश गुणनफल के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है बल आघूर्ण, दूसरा कोणीय संवेग, तीसरा रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, ठीक है ना। ये जो चारों चीजें हैं इनको हम लोग जो वेक्टर मानते हैं वो एक्सियल वेक्टर मानते हैं, अक्षीय सदिश मानते हैं, क्योंकि इनकी जो दिशाएं होती हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की जो दिशाएं होती है किसी अक्ष के अनुदिश होती हैं। तो यहाँ पे ये बल आघूर्ण है, ये स्थिति सदिश है, ये बल है, ये रेखीय संवेग है, और ये कोणीय वेग है, और ये कोणीय त्वरण है। आर जहाँ पर भी है वो स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। और स्थिति सदिश के बारे में डिटेल में चर्चा इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत हो चुकी है, ठीक है ना। ये रेखीय त्वरण है, ये रेखीय वेग है, ये कोणीय संवेग है, और ये बल आघूर्ण है, ठीक है ना। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये सब सदिश गुणनफल के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इनकी सभी की डायरेक्शन होती है, और इन सभी की डायरेक्शन जो होती है इनके रखने वाले तल के हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है ना। क्या होती है? लंबवत होती है। तब हम लोग बात करते हैं सदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुण। सदिश गुणनफल के क्या करेंगे? महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुण या विशेषताएं, ठीक है ना। सदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण गुण के बारे में बात करते हैं। पहला मतलब हम जानते हैं कि ये जो हमारा डिफिनीशन आया हुआ है ये इसका वो ए बी साइन थीटा एन कैप ओनली फॉर डायरेक्शन। तो देखिए पहला गुण क्या है? पहला हम चलते हैं थीटा को लेकर के कि यदि थीटा 0 हो, मतलब अगर दोनों क्या है? समांतर हो। यदि थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। थीटा क्या हो? 0 डिग्री है, तो हमें क्या मिलेगा? तो ए क्रॉस बी ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा पूरा 0। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो सदिश आपस में समांतर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। सिंपल बात, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब वहीं दूसरी बात करते हैं कि यदि थीटा 180 डिग्री हो तो यानी कि एंटी पैरेलल हो तो ए बी साइन 180 डिग्री एन कैप। तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, 0 वाली वैल्यू होती है। अगर ये नेगेटिव आता तो कहते हैं मिनिमम वैल्यू, अगर ए बी आता या ए बी साइन थीटा आता तो हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ? समांतर या प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, यहाँ पे कह सकते हैं कि समांतर तथा प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है? सदैव शून्य होता है। सदैव शून्य होता है। समांतर तथा प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? सदैव क्या होता है? शून्य होता है, ठीक। अब बात आती है तीसरा बात आती है कि यदि अगर दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, अगर दोनों सदिश परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन में,
जैसे कि अगर ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन हटा देंगे, यहाँ डायरेक्शन को हटा देंगे। तो यहाँ पे ये बात करें कि यदि ये जो है परपेंडिकुलर होगी, यानी थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, इस केस में यानी कि जब दोनों परपेंडिकुलर हो यानी थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। तो क्या मिलता है हमको कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें जो मिलता है मैग्नीट्यूड ए बी साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका मतलब है कि 1 इसका मैक्सिमम मान होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए बी। साइन का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड ए बी होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब स्वयं गुणनफल की बात करते हैं। अगला जो इसका महत्वपूर्ण गुण है वो स्वयं गुणनफल, माने किसी सदिश का उसके स्वयं के सदिश के साथ गुणा, ठीक है ना। तो चौथा है कि किसी सदिश का उसके स्वयं के साथ सदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसके स्वयं के साथ, किसी सदिश का उसके स्वयं के साथ सदिश गुणनफल, स्वयं सदिश गुणनफल कहलाता है, यानी कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल कहलाता है, फल कहलाता है। अब देखिए स्वयं का स्वयं से गुणा करना है, ठीक है ना, स्वयं का स्वयं से गुणा करना। एग्जाम्पल में यानी कि सदिश का अगर हम इसी से गुणा करें, ठीक है ना, यानी कि वही दोनों वेक्टर एक ही हैं, जिसका मतलब है कि उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए साइन 0 डिग्री और एन कैप, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। यानी कि किसी सदिश का जो है स्वयं सदिश गुणनफल जो होता है वो 0 होता है। वो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी सदिश का स्वयं सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे किसी भी सदिश का स्वयं सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। सदैव क्या होता है, 0 होता है। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मानक, जो 5वें में कह सकते हैं कि जो मानक एकाउंट वेक्टर होते हैं उसके लिए आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मानक एकाउंट वेक्टर में जैसे हम लोग आई क्रॉस आई कर सकते हैं, जे क्रॉस जे करेंगे, उसी तरह से के क्रॉस के करेंगे, तो ये तीनों मिलके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना ए क्रॉस एक 0 आ गया, तो इसी तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये क्या होता है, 0 होता है। लेकिन 5वें में आप देखेंगे, 5वां 6वें में, कि इनका जो एक दूसरे से यानी कि जो लंबवत वेक्टर होते हैं, लंबवत यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 0 नहीं आता, सॉरी 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एन कैप होता है, ठीक। तो देखिए ये एन कैप हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी हम समझा रहे हैं क्या आएगा, एन कैप, ठीक है। ये भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर, 1 नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये देखिए ये तीनों एक्सिस हैं, परस्पर लंबवत होती, इधर का यूनिट वेक्टर आई, इधर का जे कैप और इधर का क्या होता है, के कैप, ठीक है ना। अब देखिए आई क्रॉस अगर जे करें तो उसका जो सदिश गुणनफल होता है वो इन दोनों के तल के क्या होता है, लंबवत। देखिए ये दोनों एक तल में हैं, हालांकि 90 डिग्री है लेकिन दोनों एक तल में हैं,
तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जो आएगा वो भी एक सदिश राशि आएगी, तो वो इन दोनों तलों के रखने वाले तल के लंबवत होगा। तो कहने का मतलब है कि आई क्रॉस जे जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी इनके लंबवत होगी, यानी कि जेड डायरेक्शन होगी। और जेड डायरेक्शन को कौन व्यक्त करता है? के कैप, यूनिट डायरेक्शन के कैप व्यक्त करता है। तो यहाँ पे एन कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के कैप। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये हो गया गलती हम वन के चक्कर में, ये थोड़ा सा रिजल्ट अलग आएगा। तो जब आई जे करेंगे तो के कैप आएगा। उसी तरह से क्रम से चलेंगे, यानी कि अब जे का क्रॉस के करेंगे तो इसका आई आ जाएगा, और उसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे तो इसका जे आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक क्रम से। ठीक, तो याद रखिएगा आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, फिर के क्रॉस आई जे आएगा। अगर हम इसी को उल्टे डायरेक्शन में चलें तो हमें जो है माइनस मिलेगा। अगर इसी चीज़ को हम पलट दें, यानी कि इसी चीज़ को पलट दें, यानी कि जे क्रॉस आई कर दें तो हमें माइनस के कैप मिलेगा। उसी तरह से के क्रॉस जे कर दें तो हमें माइनस आई क्रॉस मिलेगा। उसी तरह से आई क्रॉस के कर दें तो हमें माइनस जे मिलेगा। ठीक है ना, हमें क्या करेगा? माइनस जे मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हमने देखा था कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के उल्टी होती है ना। अगर हम इनको बराबर लिखना चाहें तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा बी क्रॉस से, तब तो माइनस क्या करता है? डायरेक्शन पलट देता है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, अभी आगे हम लोग लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होती है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन विपरीत, इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि इनका जो स्वयं का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, लेकिन आई क्रॉस जे का के होगा, जे क्रॉस के का आई होगा। ओके, ये क्या है? क्रम से लिए गए हैं, क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। और फिर इसी चीज को पलट देंगे, सब माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें याद करने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये आई कैप है, ठीक है ना, आई कैप हुआ, यहां पे रख लेते हैं हम लोग जे कैप, ये वाला डायरेक्शन ले लेते हैं। तो आई से जे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। फिर जे से के चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और फिर के से आई चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना। अब उसी चीज को उलट दीजिए, इसी चीज को ऐसे अगर चलेंगे तो बात पलट जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक क्रम में चलेंगे तो हमें तीसरी चीज पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन उसी को उल्टा क्रम चलेंगे, जैसे कि हमने आई जे चला तो के पॉजिटिव मिलेगा, जो मिलेगा के, लेकिन हम जे आई लिखे तो नेगेटिव, आई के मिले तो नेगेटिव, के जे मिले तो नेगेटिव, लेकिन आई जे पॉजिटिव, जे के पॉजिटिव, के आई पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो चीज हमने लिख दिया है। ठीक है ना। तो ये था छठवां। अब चलिए सातवां, इसका गुण महत्वपूर्ण क्या है कि ये क्रम विनिमय बंटन नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, बंटन नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसके सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होती है। तो इसीलिए अभी हमने लिखा था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए,
यानी कि 7वां है ये, जो भी नंबर डालना, कि चूंकि जो A क्रॉस B है इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत होता। तो कहने का मतलब है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अतः सदिश गुणनफल, याद रखिए, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। हम नोट में एक चीज ये लिखते हैं कि इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो तो बराबर होते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बराबर होता है B क्रॉस A के, लेकिन नेगेटिव वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है। डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है। तो कहने का मतलब होता है कि जो A क्रॉस B और B क्रॉस A, इनको हम नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती, दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक है ना। तो A तथा B और B एक विपरीत सदिश होते हैं। एक तरह से इसको आप विपरीत, इक्वल वेक्टर हम बोल रहे हैं, इसको आप विपरीत सदिश कह सकते हैं या नेगेटिव सदिश कह सकते हैं, नकारात्मक सदिश, या तो अपोजिट वेक्टर कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, अपोजिट वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इनकी जो है विपरीत होती है और मैग्नीट्यूड क्या सेम होते हैं। तो ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, दिशाएं विपरीत होती है, तो उन्हें हम लोग विपरीत वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, इक्वल वेक्टर नहीं। इक्वल तो वो होंगे जो दिशा भी समान हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दिशा भी समान हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो इसीलिए उनको जो हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो सारी जो मुंह से निकल गया वो इक्वल नहीं होगा, इसको विपरीत वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ये होता है, यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा तब ये बराबर होंगे। तो माइनस क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये कौन से वेक्टर हुए, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर हुए। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं 8वां, कि जो सदिश गुणनफल जो होता है वो बंटन नियम का पालन करता है, बंटन नियम के पालन करता है। यानी कि सदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है ना। यानी कि दो वेक्टरों के एडिशन पे इस क्रॉस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है एक तरह से। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे डॉट था और यहाँ पे क्या है, इसमें क्रॉस है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस। तो सदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है। अब क्या करें, इसका अलग अलग क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस B आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, A क्रॉस C। तो ये बंटन नियम का पालन करता है। ठीक है ना। अब चलिए हम जो है इस पर कुछ एग्जाम्पल सवाल लेते हैं। ठीक है ना। इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण गुण हमने 7-8 पढ़े, जो भी पढ़े, इस पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण गुणों पे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल क्या है इसका, जो पहला है, पहला कह रहा है कि I क्रॉस J प्लस K। ठीक है ना। तो ये जो है बंटन नियम पे आधारित है। किस पे आधारित है, बंटन नियम पे। ठीक है ना। अब I का JK पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं I क्रॉस J
अब प्लस आई क्रॉस के। देखो आई जे को हम लोग क्या लिखते हैं, के। अब याद रखिए आई जे होता है, फिर जे के होता है, के आई होता है। तो यहाँ के आई होता है लेकिन यहाँ आई के है, तो ये क्या होगा, माइनस जे। क्या होगा, माइनस जे। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है कि जे क्रॉस आई प्लस जे माइनस के कैप। अब करिए यहाँ पे, देखिए जे क्रॉस आई हो गया प्लस जे क्रॉस जे हो गया माइनस जे क्रॉस के। देखिए यहाँ पे आई जे होता है, जे के होता है, के आई होता है। तो आई जे होता है, तो यहाँ जे आई है, तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, उल्टा है। और जे क्रॉस जे जीरो होता है, माइनस। अब देखिए ये क्या होता है, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, तो ये माइनस पहले से लगा है, ये आई कैप हो जाएगा। इसका मतलब माइनस के कैप माइनस आई कैप। ठीक है ना, वो उसी के प्रॉपर्टी पे आधारित है डायरेक्शन, यानी कि हम क्रम से चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्रम से चलेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से तीसरा क्या है, आई क्रॉस जे है और यहाँ पे डॉट के है। ठीक है ना, अब ये जो है ये इसकी डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों मिलके पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो उनके बीच का एंगल जीरो हो गया, यानी ये जीरो आना भी चाहिए, देखा जाए तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के, डॉट प्रोडक्ट है ना, हाँ डॉट प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, यहीं से देख लीजिए आई जो है जे, इसी को लिख सकते हैं के डॉट के। अब के डॉट के वाला चीज आप जानते हैं ये जीरो होता है। नहीं, जीरो तो नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो ये वन होता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, और ये वन वन हो जाएगा तो ये वन होता है। देखिए क्रॉस नहीं है, यही ध्यान देने वाली बात है। आई क्रॉस जे को के लिख सकते हैं या डॉट लगा हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट जो है सेल्फ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मान वन होता है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर के लिए। उसी तरह से क्वेश्चन चौथा देखें ध्यान से। चौथा क्या है कि आप जे डॉट है, यहाँ पे आई क्रॉस के है प्लस आई है डॉट आई क्रॉस जे है माइनस के है जे क्रॉस आई है। अब ध्यान दीजिए आई के आई होता है लेकिन आई के है, तो यहाँ पे जे डॉट माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जे। है ना, यहाँ पे के आई होता तो पॉजिटिव होता, अब आई के है तो नेगेटिव जे आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव जे आएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए आई जे, ये तो पॉजिटिव होगा इंटू के माइनस, अब यहाँ पे माइनस के कैप है लेकिन आई जे होता है और ये है जे आई, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के माइनस के आएगा, के कैप। अब यहाँ पर देखिए जे जे डॉट प्रोडक्ट है जे जे का, ठीक है ना, तो ये माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जीरो हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, के डॉट प्रोडक्ट है तो वन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये कुल मिला करके जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा ध्यान देना है इस पे। और अभी हमने जो मानक यूनिट वेक्टर का जो हमने सेल्फ
क्रॉस प्रोडक्ट दिखाया और उनका जो है अलग अलग यानी कि सेल्फ दिखाया, क्या होता तो जीरो होता है। अब प्लस जो है हमको आई का जे में करेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि इसका सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है तो के आएगा, क्योंकि वो एक्स वाई के लंबवत कौन होता है, जेड होता है, जेड के डायरेक्शन में के होता है। तो उसी तरह से आई जे का के होता है और जे के का आई होता है और के आई का जे होता है, और उसी का क्रम उलट देंगे तो माइनस लग जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि ए क्रॉस बी ये बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसको बी क्रॉस ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा अगर इसके बराबर लिखना है तो, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल उसके जो महत्वपूर्ण गुण थे उस पर सवाल थे, और अभी जो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम इसके दूसरे वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। अभी इसमें इसका और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि हम सदिश गुणनफल की सहायता से किसी समांतर चतुर्भुज, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो लेके आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम ये लिखना चाहते हैं नोट में, यह आखिरी है कि यदि दो सदिश अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन। तो यदि दो सदिश उनके एक्स वाई तथा जेड घटकों के रूप में दिए हुए, घटकों के पदों में दिए गए हों, जेड घटकों के कंपोनेंट के पदों में दिए गए हों, पदों में दिए गए हों, मतलब है कि वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया हो, घटक के रूप में दिया गया हो, कार्तीय फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो, तो उनका जो सदिश गुण याद करना, उनका सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम मैट्रिक्स विधि का उपयोग करते हैं। तो उनका सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स विधि का उपयोग किया जाता है। मैट्रिक्स विधि का उपयोग किया जाता है। अब मैट्रिक्स विधि जो है, जो मैथ पढ़ेंगे उनको पता रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है, सारणिक जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है वो जो है इंटर के मैथ में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, होता क्या है उस चीज को हम बता देते हैं। मैट्रिक्स विधि का उपयोग करते हैं। अब जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है ना, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या है कि यदि मान लीजिए ये एक वेक्टर ये दिया हुआ है एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा निकलता है वो मैट्रिक्स विधि से निकलता है। तो मैट्रिक्स यानी सारणी के लिए दो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन होता है। अब इसमें कंपोनेंट एक लाइन में आई जे के रहेगा, दूसरी लाइन में ए एक्स ए वाई ए जेड रहेगा, और तीसरी लाइन में बी एक्स बी वाई बी जेड रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, बी जेड रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये पहली रो है। दूसरी रो में हम लोग लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और तीसरी रो में हम लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। इस तरह से हम लिखेंगे ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आई जे के को पहले रो में, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड को दूसरी रो में, बी एक्स बी वाई बी जेड को तीसरी रो में। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है वो ये देखिए। जैसे हम इसको इस वाले रो और इस कॉलम का आई अगर हम ले रहे हैं आई कैप, ठीक है ना,
तो यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने आई कैप ले लिया इसका, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा और मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका इसमें माइनस इसका इसमें। अगर हम आई ले रहे हैं तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो हम क्या ले लेंगे, और चलते हैं इसको लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे करके चलता है। तो देखें ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब अगर हम दूसरा कॉलम पहली रो ले रहे हैं यानी कि उसको माइनस जे कैप करेंगे, तो ये वाला कॉलम छूट जाएगा और ये वाली रो छूट जाएगी, यानी ये वाला कॉलम ये वाली रो, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, तो हम गुणा करेंगे ए एक्स का बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड और फिर प्लस के कैप। अब ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा। अब ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई ऐसे। तो हमने क्या किया कि पहली रो के तीनों जो यूनिट वेक्टर हम बारी बारी से लें, जिसका क्रम चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता है। तो अगर हम पहली रो का अगर हमने पहला कंपोनेंट ले लिया आई, तो गुणा करते वक्त ये कॉलम और ये वाला रो छूट जाता है, ठीक है ना। इसको छोड़ करके इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, फिर माइनस जे कैप अगर लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। और जब हम के कैप लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये है मैट्रिक्स रूल। तो दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मैट्रिक्स रूल का फॉलो करता है, मैट्रिक्स रूल से उसका मल्टीप्लिकेशन निकाला जाता है, ठीक है ना। मैट्रिक रूल से इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो इसी आधार पे हम 1 2 3 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं। और इसका अभी कुछ पोर्शन बाकी है, बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल बाकी हैं जो कि इसके मेथड से हम लोग किसी समांतर चतुर्भुज किसी त्रिभुज की एरिया वेक्टर फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे। चलिए इस पे कुछ आधारित सवाल लगाते हैं। रिलेटेड हमने आपके साइन बोर्ड पर 3 सवाल लिखे हुए हैं, तो हम पहले सवाल से हल करते हैं। बहुत सिंपल कह रहा है कि ए कंपोनेंट फॉर्म में 2i कैप 3j कैप प्लस के कैप है और b बराबर i कैप j कैप प्लस के कैप। तो हमें निकालना है इसका, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आप कैलकुलेट करिए। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स विधि अपनाएंगे, i कैप j कैप के कैप ऊपर लिखेंगे, फिर इसके जो कम मैग्नीट्यूड होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 और इसके 1 2 1। अब देखिए इसको लेंगे आई कैप लेंगे, देखिए रिजल्ट में आई जे कैप आएगा ही, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन वो एक सदिश राशि आती है, ठीक है ना। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ 3 1 कम 3 तो माइनस 2 1 कम 2 और माइनस जे कैप, ये वाला कॉलम छोड़िए ये वाला रो छोड़िए, 2 1 कम 2 1 1 कम 1, ठीक, प्लस के कैप, ये वाला छोड़ दीजिए, ये छोड़ 2 दूनी 4 3 1 कम 3 2 दूनी 4 3 1 कम 3, तो क्या आएगा, यहाँ से आई कैप आ गया, यहाँ से माइनस जे कैप आ गया और यहाँ से प्लस के कैप, ये उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए यहीं पे दूसरे का हल देख लेते हैं। दूसरा जो है ये कोणीय संवेग पूछा है, कोणीय संवेग यानी कि ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आई जे और माइनस के कैप है ना, यानी यहाँ पे के कैप लिख देंगे, वो आई जे के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे -1 है, यहाँ +3 है, यहाँ पे 2 है,
तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 -1। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 0 के कैप है एक तरह से, इसमें नहीं दिया है ना तो 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 0। ठीक है ना। अब देखिए, अब आई हमने लिया तो क्या होगा, ये छूट जाएगा, 3 का 0 में गुणा हो गया 0, और माइनस होता है, माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और पहले से माइनस होता है +1 हो जाएगा -j। अब देखिए यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, इसका गुणा 0 में होगा 0, और माइनस होता है, और 2 में माइनस का गुणा करेंगे वो भी माइनस होता है -2, यानी वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस के कैप में करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 3 -6। तो देखिए क्या आया, ये आई कैप आया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2j कैप आएगा, और ये 6 है, बड़ा है तो -4 के कैप आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो वो होता है, कहने का मतलब है कि ये मीटर में दिया होगा, और जो रेखी संवेग होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में होता है। तो ये इसका जो, अगर यूनिट दिया नहीं है यहाँ पे तो आप लिख नहीं सकते, अगर ये दिया है तो ये मीटर में दिया रहेगा, और ये जो दिया रहेगा जो होता है P बराबर mb होता है, P बराबर क्या होता है mb, तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका मीटर होता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अगर यूनिट देखा जाए तो इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो दिया नहीं है उस तरह से, कोई यूनिट दिया नहीं, तो आप सीधे ये लिखेंगे। ठीक। आइए अब तीसरा, तो ये एक एग्जाम्पल है, यानी कहने का मतलब है कि उसे हम जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहे हैं। सवाल लगाने का क्या मतलब है कि उसको रूटीन में ला रहे हैं। तो अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा सवाल जो टाउ बराबर होता है वो r क्रॉस f होता है, यानी कि r वाली चीज हमको पहले रखना पड़ेगा टाउ। अब ये तो रहेगा ही i और j और k। ठीक है ना। तो r पहले है तो r वाला पहले लिखेंगे, तो ये देखिए i वाला पोर्शन यहाँ पे 0 है। ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे k नहीं है तो k 0 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, i 0 है, ये 1 है, ये 4 है। अब देखो f बाद में है तो वो बाद में लिखेंगे, यहाँ पे 3 2 0। अब चलिए i लीजिए, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 1, ये 0 हो गया, और 4 दूना 8, -8 हो गया, -j कैप देखिए, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और -4 3 12। अब k अगर हम लेते हैं प्लस तो क्या बचेगा, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये 0 और 3 1 कम 3, 0 -3। तो यहाँ देखिए -8 i कैप, ये हो जाएगा +12 j कैप, और ये -3 k कैप, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर। तो बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो टाउ बराबर होता है r क्रॉस f होता है, तो ऐसा ना करिए कि f वाला पहले रख देंगे और r वाला बाद में, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये सीरियल है वैसे इसको भी पुट करना है, वहां पर भी जैसे r को पहले रखेंगे बाद में p वाले को रखेंगे। सीरियल जो पहले है उसको पहले रखिए, जो बाद में उसको बाद में रखिए, फिर मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स का रूल है उसको फॉलो करिए। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो शेष पोर्शन है वो दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।